I request Dr. Saurabh to take on this stage, please. Thank you. थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद जाहिर करना चाहूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस प्रोग्राम में, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने ये दिशा इनिशिएटिव के तहत लेबर राइट्स पे चर्चा करने के डिसीजन लिया आप लोगों ने। आपने जैसे कहा और पिछले दोनों वक्ता जेना जी और गोविंद राम जी ने बताया कि काफी सारे जो मूवमेंट्स हुए हैं इन कोडिफिकेशन में, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुआ है कंपेयर टू पहले जो 45 लेजिस्लेशंस था। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो चैलेंजेस है एनफोर्समेंट के तरफ, और व्हाट आर द गैप्स जो अभी भी रह गया है, डिस्पाइट जो काफी काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के ऑफिसर्स ने लॉन्ग ड्रॉन कंसल्टेटिव प्रोसेस के बावजूद क्या क्या गैप्स रह गया उस पर मैं थोड़ा, क्या क्या चैलेंजेस रह गया है उस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहला चीज जो मैं अटेंशन पे लाऊंगा, जो पिछले वक्ताओं ने बताया कि क्या क्या इश्यूज रहे स्पेसिफिकली अराउंड सोशल सिक्योरिटी, जो एट ए टाइम जब लेबर कोडिफिकेशन प्रोसेस शुरू हुआ, जो मेरे ध्यान में मेन चैलेंजेस थे जिनको एड्रेस करना था। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी पे पहले भी बातचीत हुआ है, और जस्ट एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा के तहत लगता है कि अराउंड 60 to 64 करोड़ वर्कर्स है हमारे देश में जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें से मात्र 7 करोड़ आर एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, विच इज द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। उसके बावजूद भी not less than 10% of our, or not more than 10% of our workforce is actually covered under EPF and is contributing. Similarly, अगर आप देखें, और शुरू से ही इस बात पे ध्यान दिया गया है कि more than 90% of our workforce जो असंगठित मजदूर कहते हैं हम, जो फॉर्मल लेबर लॉस के बाहर रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में आंकड़े बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत उसमें उन्नति हुआ है, पर कोई कह रहा है कि 85%, कुछ स्टडीज कह रहे हैं कि 88%, पर जो भी हम स्टडी ले, इट्स क्वाइट एविडेंट कि हमारे पास अभी भी इट्स अ मैसिव चैलेंज कि क्लोज टू 85 to 90% ऑफ आवर वर्कफोर्स अभी भी फॉर्मल लेबर लॉस के बाहर है। तीसरा जो चैलेंज था, ना सिर्फ हमारे पास 45 लेबर लेजिस्लेशंस थे एट द सेंट्रल लेवल, पर उनके जो टर्म्स यूज्ड हुआ था उसमें भी डिफरेंसेस था। और एज एन एग्जांपल अगर आप देखें, फैक्ट्री का डेफिनेशन फैक्ट्रीज एक्ट में अलग था, ईएसआई एक्ट में अलग था, ईपीएफ एक्ट में अलग था। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे थे 16 मजदूरों के साथ, तो वो ईएसआई में शायद फैक्ट्री होता, पर ईपीएफ में फैक्ट्री नहीं होता, फैक्ट्रीज एक्ट में शायद फैक्ट्री नहीं होता, क्योंकि अलग अलग डेफिनेशंस थे। एम्प्लॉयज का भी डेफिनेशन अलग था, जो मजदूरों के लिए भी एक बड़ा परेशानी की बात होता था कि उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं था कि किस किस अधिनियम के अंडर उनका क्या एंटाइटलमेंट्स है। और दूसरे तरफ एम्प्लॉयर्स के लिए भी कौन से कानून में किस वर्कर को रजिस्टर करना है, उसमें काफी डिफिकल्टी होता था। और जिनके पास रिसोर्सेज है लॉयर्स हायर करने के लिए, जिनके पास एचआर कंसल्टेंट्स हायर करने का रिसोर्सेज है, उनके लिए तो दे कुड नेविगेट दिस डिफिकल्टी, पर छोटे छोटे एम्प्लॉयर्स के लिए, जो हम कहते हैं एमएसएमईज के लिए, उनके लिए नेविगेट करना काफी मुश्किल होता था। और साथ में काफी सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं जो ओवरलैप करते हैं अंडर डिफरेंट रेजीम्स। तो टू गिव यू एक उदाहरण, मैटरनिटी, आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में भी मैटरनिटी बेनिफिट के एंटाइटलमेंट्स थे, साथ में ईएसआई एक्ट में भी मैटरनिटी बेनिफिट के एंटाइटलमेंट्स थे। और ऐसा भी होता था कि कुछ कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स में कुछ वर्कर्स को मैटरनिटी बेनिफिट का क्लेम ईएसआई कॉर्पोरेशन से लेना पड़ता है, कुछ वर्कर्स को मैटरनिटी बेनिफिट का क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में एम्प्लॉयर्स से डायरेक्टली लेना पड़ता था। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस काफी चैलेंजिंग हो जाता है वर्कर्स के लिए भी, एम्प्लॉयर्स के लिए भी। और पहले डॉक्टर जेना ने, गोविंद राम जी दोनों ने बात करा रिगार्डिंग द कंप्लायंस प्रोसेसेस।
जो एम्प्लॉयर्स के लिए इनॉर्मस बर्डन बन जाता है, और द नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो मेंटेन करना होता था, नंबर ऑफ फॉर्म्स जो फिलअप करना होता था, और जो हम देखेंगे कि न्यू कोड्स में क्या क्या चीजों पे प्रोग्रेस हुआ है और क्या क्या चीजों में अभी भी चैलेंजेस रह गया है और गैप्स है, उस पर मैं थोड़ा ध्यान डालूंगा। जिन मुद्दों पर स्पेशली द फॉर्म्स और लाइसेंसेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस पे डॉक्टर जेना का प्रेजेंटेशन काफी डिटेल था, तो मैं उस पर फिर से रिपीट नहीं करूंगा। सेकेंडली, गोविंद राम जी ने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन प्रोसेस में जो चैलेंजेस और मूवमेंट हुआ है दोनों पे बात कर रहा है, तो मैं उस पर रिपीट नहीं करूंगा। मैं प्राइमरीली कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी लॉज में जो डिफिकल्टीज रहा है उस पर ध्यान डालूंगा। और एक चीज जो चैलेंज के तहत रह गया था अंडर द ओल्ड रेजीम था कि लीगल डिजाइन में ही कुछ गैप्स थे, जिसके कारण काफी सारे स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स उनके वर्कर्स वेर आउटसाइड द एम्बिट। और अगर आप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट देखें तो उसमें आमतौर से अगर आपके पास 20 वर्कर्स ना हो तो ईपीएफ एक्ट अप्लाई नहीं करता था। कुछ कुछ एस्टेब्लिशमेंट में 10 था, पर आमतौर से 20 वाज द लिमिट। सिमिलरली ईएसआई एक्ट, जो ईएसआई कॉर्पोरेशन गवर्न करता है उनके बेनिफिट्स, अप्लाई सिर्फ वैसे एस्टेब्लिशमेंट्स में होता था, फैक्ट्रीज और नोटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट्स जिनके पास 10 मजदूर हो, 10 एम्प्लॉइज हो। और अगर आप 6 इकोनॉमिक सेंसस का आंकड़े देखें तो उसमें जो फिगर्स मिला था उसमें पता चल रहा था कि हमें आमतौर से एवरेज साइज ऑफ वर्कफोर्स इन एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया वाज लेस देन 3, और 90% से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स के 10 वर्कर्स से कम वर्कर्स थे। तो अगर वो सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ वर्कफोर्स, तो बाय डेफिनेशन अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास 10 एम्प्लॉयज होना चाहिए बिफोर एन एक्ट अप्लाइज, आप कह रहे हो कि 90% ऑफ आवर एस्टेब्लिशमेंट्स विल नॉट बी गवर्न्ड, एंड दैट वाज अ मेजर गैप। और हम लोग देखेंगे आगे बढ़ के कि क्या इंप्रूवमेंट्स हुआ है उस फील्ड में। और सिमिलरली सैलरी सीलिंग्स, काफी सारे एक्ट्स में सैलरी सीलिंग है। ईएसआई एक्ट में एट द टाइम ऑफ द रिपील 21,000 था सैलरी सीलिंग, और ईपीएफ एक्ट में अगर आप 15,000 से ऊपर अर्न करते हैं देन यू बिकम एन एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय अंडर द स्कीम, और एम्प्लॉयर्स आर नॉट मैंडेटेड टू रजिस्टर यू अगर आप 15,000 से ज्यादा अर्न कर रहे थे। और अगर आप ईपीएफओ का ही एक रिपोर्ट देखें, उन्होंने 2021 या 22 में उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था अपने वेबसाइट पे। उन्होंने वो वेज सीलिंग का स्टडी किया था कि जिस वक्त वेज सीलिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार देखें तो अभी वो वेज सीलिंग शुड हैव बीन समवेयर इन द रेंज ऑफ 45,000, पर वो बढ़ा नहीं, 15,000 में रह गया ईपीएफ एक्ट के अंदर, 21,000 में रह गया ईएसआई एक्ट के अंदर। और अभी कुछ कुछ स्टेट्स में तो मिनिमम वेजेस कुछ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 15,000 से ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में जहां पे वेज लेवल्स हाई है ऑलरेडी 21,000 से ऊपर है। तो आप कह रहे हो कि इन अ गिवन स्टेट अगर आप मिनिमम एज भी अर्न कर रहे हो तब भी आपको कवरेज नहीं मिलेगा अंडर ईएसआई एक्ट, क्योंकि आप वेज सीलिंग के ऊपर हो। तो वो सारे कुछ लीगल डिजाइन में ही गैप्स थे, और हम देखेंगे कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुआ है रिगार्डिंग दिस गैप्स। और पिछले वक्ताओं ने भी ये बात पे गौर किया है कि देयर हैव बीन सम इंप्रूवमेंट्स, और मैं दूसरे अलग अलग चीजों पे फोकस करूंगा कि ईएसआई एक्ट until the repeal applied only to factories and notified establishments, और उसके कारण लीगल सिस्टम में हजार हजार केसेस है कि हॉस्पिटल के कोई सेक्शन जहां पे थोड़ा बहुत आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, विल इट बी फैक्ट्री, पेट्रोल पंप फैक्ट्री होगा कि नहीं, होटल्स फैक्ट्री होगा कि नहीं, जिम खाना क्योंकि किचन है उनके अंदर उनको फैक्ट्रीज होगा कि नहीं। और लिटिगेशन के तहत लीगल सिस्टम गेट्स ओवरबर्डन्ड। फ्रॉम ए कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉयज के लिए चैलेंज था। तो अभी ईएसआई एक्ट का जो रेलेवेंट चैप्टर है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि सारे एस्टेब्लिशमेंट जो 10 वर्कर्स एम्प्लॉयड करता है उन पे वो चैप्टर लागू होगा।
तो दिस क्वेश्चन की वो नोटिफिकेशन के अंदर आता है कि नहीं, क्या वो फैक्ट्री है कि नहीं, वो सारे क्वेश्चंस अब और रेलेवेंट नहीं रहेगा। हालांकि अभी भी 10 सीलिंग रह गया है, और जो मैंने पहले बताया कि गिवन द नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो 10 के नीचे है, अभी भी अपार्ट फ्रॉम हैजर्डस एस्टैब्लिशमेंट्स वो इस चैप्टर के अंडर आएंगे नहीं, पर दिस स्टिल रिमेन्स अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। सिमिलरली एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट में जो प्रोविजन था वो कहता था कि जो शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज है और जो नोटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट्स है सिर्फ वही कवर्ड होगा। हालांकि ईपीएफ के अंडर काफी एस्टैब्लिशमेंट्स को नोटिफाई किया गया था, बट एट द सेम टाइम नॉट ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स वे कवर्ड। तो अभी हम कह रहे हैं कि चैप्टर 3 में एवरी सिंगल एस्टैब्लिशमेंट जो 20 वर्कर्स एम्प्लॉय करता है उनको चैप्टर 3 के अंडर गवर्न होंगे वो लोग। तो एज अ रिजल्ट इन द गोल टुवर्ड्स यूनिवर्सलाइजेशन काफी प्रोग्रेस हुआ है, but I will say not sufficient progress. I think the numerical threshold should have been brought down from 10 to 5 given the state of our workforce in small establishments. Compliance burden should have been minimized even further. But to tell an employee कि आपके establishments में सिर्फ 7 workers है, इसलिए हम आपको डिसेबलमेंट बेनिफिट जो ईएसआई एक्ट के अंदर मिलता था और अंडर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी चैप्टर 4 में मिलता है, वो आपके एस्टैब्लिशमेंट में नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से दैट इज अ मॉरली वेरी डिफिकल्ट क्लेम टू मी, एंड परहैप्स द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर शुड हैव कंसिडर्ड कि न्यूमेरिकल थ्रेशोल्ड को 10 से भी नीचे लाया जाए ताकि मोर एंड मोर वर्कर्स कैन बी ब्रॉट विद इन द एम्बिट ऑफ ईएसआई एक्ट। हालांकि द प्रोसीडियरल कंप्लायंस नॉर्म्स शुड हैव बीन लिबरलाइज्ड। दूसरा चीज, एंड जेना जी ने इसके बारे में भी बताया, कि चैप्टर 9 कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में पहली बार एट द सेंट्रल लेवल प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स के लिए हमने एक अलग चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, और उसमें क्लियरली बताया गया है कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स और गिग वर्कर्स के तरफ से प्लेटफॉर्म्स को कंट्रीब्यूशन करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट स्कीम्स विल बी फ्रेम्ड। सिमिलरली जो 2009 में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, 2008 में सॉरी, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था असंगठित मजदूरों के लिए, उसका चैप्टर को रिटेन किया गया है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। और जो 2 प्रोविजन मीडिया में जो चर्चा हो रहा है, जितना अटेंशन मिलना चाहिए मिला नहीं है उनको, सेक्शन 16 में जहां पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम वगैरह के बारे में बताया गया है, वहां पे देयर इज अ प्रोविजन जो कहता है कि गवर्नमेंट कैन फ्रेम अ स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सो इट अपीयर्स कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन विल एडमिनिस्टर स्कीम्स, गवर्नमेंट कैन फ्रेम अ स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और एनी अदर क्लास ऑफ पर्संस। सो जो असंगठित मजदूरों में काफी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, उनके लिए देयर इज अ प्रोविजन थ्रू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली सेक्शन 45 जो चैप्टर 4 में आता है, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एडमिनिस्टर करेगा, वहां पे भी उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो अलग अलग माध्यम है जिस तरीके से आप प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड दीज आर अपॉर्चुनिटीज दैट कैन ट्रूली बी यूटिलाइज्ड अगर पॉलिटिकल विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एनर्जी उस तरफ में डायरेक्टेड हो। पर एट द सेम टाइम टू कम टू द चैलेंजेस, जो खामियां रह गई है कि चैप्टर 9 जिसके बारे में मैंने अभी बातचीत की, वो कहता है कि गवर्नमेंट विल फ्रेम अ स्कीम, उसमें कोई गारंटीड एंटाइटलमेंट अभी है नहीं। गवर्नमेंट शैल फ्रेम स्कीम्स, पर वो स्कीम्स फॉर्मुलेशन के लिए टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। और जो 2008 का कानून था, उसका जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि 16 और नाउ 18 सालों में स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ एक्सेप्शंस है, पर बहुत ज्यादा उसमें मूवमेंट हुआ नहीं है। और मेरा जो राय है कि बिकॉज एक्ट के अंदर कोई टाइमलाइन नहीं है, एक्ट के अंदर कोई मैंडेट नहीं था, सिर्फ कहा गया था कि इट शैल फ्रेम स्कीम्स,
उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफी कुछ तरक्की किया नहीं है टुवर्ड्स फॉर्मुलेटिंग स्कीम्स. और ideally we should have had provisions which should have given timelines कि इतने इतने टाइम के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स shall frame schemes. और similarly platform workers के लिए there should have been clear timelines indicated. तीसरा जो practical question आज आएगा कि आपने चैप्टर 3 और 4 में कहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए स्कीम्स बनाया जा सकता है, पर फिर चैप्टर 9 में भी आपने कहा है कि स्कीम्स बनेगा. तो चैप्टर 3 और 4 और चैप्टर 9 के बीच क्या संबंध है? विल चैप्टर 3 एंड 4 बी इन एडिशन टू चैप्टर 9 या चैप्टर 3 और 4 सिर्फ सप्लीमेंट्री प्रोविजंस होंगे? उस पर थोड़ा क्लैरिटी चाहिए. अदरवाइज जो मुझे फियर है कि कोर्ट्स में लिटिगेशन होगा और इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग द सिचुएशन हम लोग फिर से litigation में we will get stuck. And as a member of the legal fraternity, for lawyers it's of course a good thing that we have more cases, but both for the workers and for the employers and of course for the government, हम लोग सभी लोग चाहेंगे कि केस जहां तक हो सके कम हो और लीगल प्रोविजंस as simple हो as possible. दूसरा जो चीज मैं emphasize करूंगा कि हमने कहा है कि there will be a great expansion of coverage to newer and newer establishments, universalization of social security. पर उसके लिए हमारे पास regulatory infrastructure है कि नहीं? हमने कहा है कि inspection कम facilitation होगा. अभी inspector will not just be a traditional inspector but a facilitator. पर अगर आप numbers देखें state governments के, the number of इंस्पेक्टर्स पर वर्कर ILO का जो स्टैंडर्ड है ऑन द लेबर इंस्पेक्शन मशीनरी कन्वेंशन में, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है. और हालांकि रूल्स पे बातचीत हो रही है, कोड पे काफी बातचीत हुआ है, पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का एक्सपेंशन है, मैं बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाया हूं डिफरेंट स्टेट्स में कि एट व्हाट लेवल वो कॉन्वर्सेशन हो रहा है. Have they been able to budget? Have they been able to start the process for expansion? क्योंकि अगर expansion ना हो and same 4-5 officers have to implement all these provisions of different schemes and different codes together, implementation at the grassroots level still will remain difficult. Similarly, on the certification side, now most of these things have been made online. और गोविंद राम जी ने भी बताया कि अभी आप अपने घर पे ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन प्रोसेसेस कर सकते हैं. बट आई थिंक लॉट ऑफ देम, अगर आपको इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए, स्मॉलर सेक्टर्स के लिए इसको और भी रेलेवेंट करना है, जो कंसल्टेंट हायर नहीं कर सकते हैं, जो जिनके पास लीगल अवेयरनेस, लीगल नॉलेज कम है, उनके लिए आई थिंक इट नीड्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन, मे बी मोर वर्कशॉप्स टू ट्रेन पीपल, गिव देम एक्सपोजर टू द प्रोसेसेस. क्योंकि विदाउट दैट डिजिटल एक्सक्लूजन अभी भी रिमेन्स अ बैरियर. टू बी फेयर, पिछले 15 सालों में हमने काफी मूवमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, बोथ इन टर्म्स ऑफ डिजिटल एक्सेस एंड इवन इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन प्रोसेसेस. पर इज दैट इनफ? और मेरा नजरिया है कि और भी हमें मूवमेंट करना है इफ यू हैव टू इंश्योर दैट दिस इज ट्रूली एक्सेसिबल टू एवरीवन. और माफ कीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी. Sir, we are exceeding the time. If you can hurry up, sir. Sure, I'll just quickly finish it. Last जो मैं कहूंगा, and which still remains a gap, is with respect to migrant workers. कि with respect to migrant workers, थोड़ा provisions है on portability of social security जो OSH code ने डाला है. There are provisions from the Interstate Migrant Workmen Act. Some of them have been subsumed in OSH code, but at the same time, I think some provisions of Interstate Migrant Workmen Act have not been retained, especially on enforcement that could be done by the home state in the destination state. And very importantly, agar aap dekhe, unorganized workers ke liye, most of the schemes will be framed by state governments. And there should have been provisions in the chapter that should have explicitly stated that such schemes must have provisions for migrant workers. वो अभी तक है नहीं in the code, or unless there is a strong political will, there's a danger कि
states, because they respond to their own voters, migrant workers के लिए sufficient protection नहीं रहेगा. और जो COVID-19 में जो हमने exodus देखा during the lockdown, I think that was a wake up call सबके लिए कि unless we really strengthen the safety net for migrant workers, हमारे लिए universalization of social security will still remain a pipe dream. तो ये कुछ points के साथ मैं अपना presentation समाप्त करूंगा यहाँ पे. Once again, thanks everyone for inviting me.